बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन के अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं। हमने पहले ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा, फिर हमने ब्रीथिंग पढ़ी कि ब्रीथिंग कैसे होती है, ब्रीथिंग का कंट्रोल कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट जो जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की तरफ। उसमें सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये कैसे होता है, कम टू द टॉपिक। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज, लंग से मुख्तलिफ टिश्यूज की तरफ ऑक्सीजन जाती है। कैसे जाती है, कौन लेकर जाता है? तो 97% जो है हेमोग्लोबिन के जरिए जाता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में जाता है। 3% जो है उसको प्लाज्मा लेकर जाती है। किस फॉर्म में? डिजॉल्व्ड फॉर्म में। अब अगर हम हेमोग्लोबिन की बात करें कि हेमोग्लोबिन क्या चीज़ है, तो ये एक मेटालोप्रोटीन है। किसकी वजह से इसको मेटालोप्रोटीन कहा जाता है? बिकॉज ऑफ दिस आयरन। चूंकि इसके अंदर आयरन होता है, इस वजह से इसको मेटालोप्रोटीन कहा जाता है। ये 4 हाइम ग्रुप बनाता है और उनमें से हर एक हाइम ग्रुप जो है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। सो इसलिए 4 हाइम ग्रुप क्या बाइंड करेंगे? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे। किस तरीके से होगा ये प्रोसेस? हेमोग्लोबिन आप देख सकते हैं कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ कंबाइन हो गए, कार्बनिक एनहाइड्रेज बनाया उसने। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में उन्होंने क्या बनाया? HB4O2। ये कौन सा प्रोसेस है? ये रिवर्सेबल प्रोसेस है। जब टिश्यूज तक ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन पहुंचता है तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। कैसे रिवर्स होता है? HB4O2 जो है वो हेमोग्लोबिन और 4 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? डिसॉल्व्ड इन ब्लड, पहले ब्लड में डिसॉल्व होते हैं, फिर डिफ्यूज्ड इन टिश्यूज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। प्रॉपर फंक्शनिंग में ये फिर टिश्यू में डिसॉल्व हो जाते हैं। आपने देख लिया कि किस तरीके से हेमोग्लोबिन के अंदर जो है 4 हेम ग्रुप हैं। हर हेम ग्रुप एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करता है। तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके ये टिश्यूज़ में पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर वो चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये छोड़ देता है। ये ऑक्सीजन वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ प्रोसेसेस में फिर काम करते हैं और वो प्रोसेसेस इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, आने वाले लेक्चर्स में हम साथ साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की, तो ये क्या चीज होती है? द एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब देखें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या चीज़ है कि हेमोग्लोबिन की, जिस तरह मैंने अभी बात की कि हेमोग्लोबिन अपने साथ जो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, इस सलाहियत को, इस कैपेसिटी को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ डेफिनेटली जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है तो डेफिनेटली ये प्रोसेस कम होती है, अगर वो ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये प्रोसेस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आर्टरियल ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? सो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 20 ml पर 100 ml हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी 100 mmHg, यानी कि 100% सेचुरेशन होनी चाहिए। मीन्स कि अगर ऑक्सीजन 100% सेचुरेटेड होगा किस चीज़ के अंदर? ब्लड के अंदर, तब ये जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी होगी? 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन को वो कैरी कर सकेगा, राइट। नेक्स्ट, लेकिन जो रियली या नॉर्मली जो हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो है 19.4 ml पर 100 ml, दैट इज लेस देन 20, provided that partial pressure of oxygen is 95 mmHg, यानी 97% saturation। जबकि रियल में, जिस तरह आप लोगों ने केमिस्ट्री में आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, तो आइडियल गैस जो है और रियल गैस में फ़र्क होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क होता है।
ऐसे ही यहाँ पर आइडियल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और जो रियल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसमें थोड़ा सा फर्क है। आइडियल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 20 ml है, जबकि रियल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 19.4 ml है। आइडियल जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज 100% सैचुरेटेड एंड 100 mmHg, जबकि रियल में ये 95 mmHg होता है जो कि 97% सैचुरेटेड है। तो अगर हम बात करें कि ये 19.4 या 20 ml कैसे आता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन कितना होता है। हेमोग्लोबिन होता है 15 ग्राम पर 100 ml, यानी 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर ओनली 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होता है। तरीक़ाकार ये होता है कि एक हेमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ कैरी कर सकता है। तो 15 ग्राम ऑफ जो Hb होगा हेमोग्लोबिन, वो कितने ml ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकेगा, तो दैट इज x। आप लोगों ने 7th 8th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ी होगी, तो ये अब इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालें तो हमारे पास x इज इक्वल टू 15 इंटू 1.34, टोटल हमारे पास आता है 20.1। इस वजह से हम आइडियल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को 20 ml पर 100 ml लेते हैं, लेकिन रियल में ये 19.4 ml पर 100 ml है। आपने देख लिया कि 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होता है ब्लड के 100 ml ऑफ ब्लड में। अब अगर 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो जो 15 ग्राम होगा वो कितने को कैरी करेगा, वो 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा। लेकिन चूंकि बुक में 20 ml लिखा हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पे 20 ml की ही बात करेंगे। और साथ साथ जो आइडियल से हटकर रियल जो हमारे पास है दैट इज 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। सो आगे ये प्रोसेस किस तरह होता है, ये तो आपने आर्टरी के ऊपर पढ़ा कि आर्टरी के ऊपर इस तरीके से होता है। अब वेनस ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, सो 8 वेनस ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज 14.4 ml दैट इज पर 100 ml ऑफ ब्लड, प्रोवाइडेड दैट partial pressure of oxygen is 40 mmHg that is 75% saturation। सो इस ऊपर वाली बात से हमें पता चला कि 5 ml ऑफ ब्लड जो है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज के अंदर डिजॉल्व हो गया या डिफ्यूज हो गया। जब हम वेनस ब्लड के अंदर जब हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं तो वो हमारे पास 14.4 आता है, जबकि आर्टरी में ये क्या है 19.4 है। तो इससे साबित होता है कि जो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या करता है, वो टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज कर देता है, राइट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये ऊपर वाली जो बातें हमने की ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं नीड ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सीड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के वक्त 5 ml से ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है, तो उस वक्त क्या होता है, एट आर्टरियल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज सेम बट एट वेनस आर्टरियल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज 4.4 ml ऑफ per 100 ml of blood, provided that partial pressure of oxygen is 18 mmHg that is 20% saturation। आपने देख लिया कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमारी आर्टरी में तो वही ब्लड आता है, हमारी आर्टरी में जो ब्लड आता है उसमें तो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो तो वही है 19.4, लेकिन वेनस के अंदर वो 14.4 के बजाय अब 4.4 आ रहा है। इसका मतलब है कि 5 ml ऑफ ऑक्सीजन तो वो पहले हमें दे रहा था, अब मजीद 10 ml ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, तो टोटल कितना बन गया, टोटल बन गया हमारे पास 15 ml ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो 15 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड, एक्सेस ऑफ 10 ml जो है वो हमें एक्सरसाइज के वक्त 10 ml ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा मिल जाते हैं, तो एक्सरसाइज के वक्त हमें टोटल 15 ml मिलते हैं, जबकि नॉर्मली हमें 5 ml ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये तो हो गया हेमोग्लोबिन की बात कि हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। अब अगर हम प्लाज्मा के अंदर बात करें तो प्लाज्मा जो है वो 3% इन डिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ
ऑक्सीजन किस तरीके से करता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लाज्मा जो है वो 0.3 ml पर 100 ml है, प्रोवाइडेड दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 100 mmHg। लेकिन चूंकि रियल में इस तरह होता नहीं है, सो एट आर्टेरियल जो है वो 0.29 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, provided that partial pressure of oxygen is 95 mmHg। एट वेनस क्या होता है 0.12 ml पर 100 ml, provided that partial pressure of oxygen is 40 mmHg। यहां पर क्या होता है कि ये 0.17 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज करता है। प्लाज्मा में आपने देखा कि प्लाज्मा के अंदर जो आइडियल कैपेसिटी है वो 0.3 ml ऑफ ब्लड है पर 100 ml, लेकिन उस वक्त जब 100% सेचुरेशन होगा और 100 mmHg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो 95 mmHg ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के ऊपर क्या होता है 0.29 ml ब्लड जो है वो 100 ml 0.29 ml ऑक्सीजन जो है वो 100 ml ब्लड में पाया जाता है। कहाँ पर? आर्टरी में। लेकिन जब हम वेन की तरफ आते हैं, प्लाज्मा जब वेन में आती है तो उस वक्त उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो 0.12 ml होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड, जो कि साबित ये करती है कि 0.17 ml जो है वो उसको क्या कर सकता है, टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज करवा देता है। तो इससे साबित ये हुआ कि प्लाज्मा जो है वो हमें 0.17 ml ऑक्सीजन देता है, जबकि हेमोग्लोबिन जो है वो हमें 5 ml ऑक्सीजन देता है, लेकिन एक्सरसाइज के वक्त वो हमें 15 ml ऑक्सीजन देता है। तो अगर हम टोटल ऑक्सीजन की बात करें तो टोटल जब नॉर्मल हम करते हैं तो दैट इज 5 हेमोग्लोबिन का, 0.17 जो प्लाज्मा का है, तो टोटल हमें ऑक्सीजन कितना मिलता है 5.17 ml ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। जबकि हम एक्सरसाइज की बात करें तो 15 जो है वो हेमोग्लोबिन का, 0.17 जो है वो प्लाज्मा का, तो टोटल हमें मिलता है 15.17 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये चीजें एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की तरफ। वो फैक्टर्स जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे अफेक्ट करेंगे? जब ये 4 काम होंगे तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। कैसे होगा? राइज इन टेम्परेचर, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। डिक्रीज इन पीएच ऑफ ब्लड, जब हमारी बॉडी का पीएच ऑफ ब्लड कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के कमी के साथ हमारे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर में कमी के साथ जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से होती है वो सारी चीज़ें आपने डिटेल के अंदर पढ़ी। अब इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।